हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का समास करने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप पूरे समास को अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोग इसमें सारे समास को आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा के साथ शुरू करते हैं। क्या दिया गया है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास करते हैं। अब देखिए, जब हम लोग दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं तो जो क्रिया हम करते हैं उस जो क्रिया को हम लोग मेनली समास कहते हैं। ओके, इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। अब इस विधि से, इस कार्य से जो शब्द बनता है उसे हम लोग समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को आपस में पृथक पृथक किया जाता है तो समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए कितना अच्छा है एक्सप्लेन किया गया है कि जब समस्त पदों को आपस में वापस क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? समास विग्रह करते हैं। अब देखिए जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, गंगा का जल पदों में दो पद है। अब देखिए कौन कौन सा दो पद? तो पहला गंगा हो गया और दूसरा जल हो गया। समास होने पर बनेगा गंगा जल। और यदि गंगा जल का विग्रह हम पुनः करें तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग लिखेंगे गंगा का जल। ओके, तो इस प्रकार से चीजें चलती है। अब संक्षेप में यदि हम लोग बात करें तो समास के लिए कम से कम दो पद होना जरूरी है। दो पद यदि नहीं रहेंगे तो काम नहीं बनेगा समास का। ओके, पहले को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। अब देखिए समास जब हम लोग करते हैं तो एक बात का लोग ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा उसे उतारना नहीं है, बल्कि कुछ चीजें जो है वो वहां पे डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। ओके, अब जब हम लोग पद मिला करके लिखते हैं तो संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। ओके, समास प्रक्रिया के बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे था गंगा का जल, तो क्या बना? गंगा जल। तो यहाँ पे विभक्ति था का, उसका लोप हो गया। ओके, समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहां नियम के अनुसार संधि भी हो जाती है। अब देखिए जहां पर संधि हो सकता है समास बनाने के समय, वहां पे हम लोग संधि कर देते हैं। अब समास के 6 प्रकार मेनली आपको पढ़ने हैं। जैसे कि पहला हो गया तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, उसके बाद आप लोगों को द्वंद्व समास और छठा जो है वो अव्ययी भावी समास, अव्ययी भाव। ओके, ये समास आप लोगों को पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग तत्पुरुष समास से। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। अब देखिए क्या होता है कि तत्पुरुष समास में मेनली जो उत्तर पद होता है, जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है एंड पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। ओके, प्रायः उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है। एंड मेनली यदि हम लोग बात करें ज्यादातर क्या होता है कि जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है और पूर्व पद जो है विशेषण होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है, इसका मतलब विशेषण गौण होता है, और यहाँ पर उत्तर पद जो है जो विशेष्य होता है वो यहाँ पर प्रधान होता है। उदाहरण है रसोई के लिए घर। ओके, तो यहाँ घर जो है विशेष है और रसोई के लिए विशेषण है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो समास की प्रक्रिया के बीच की विभक्तियों का लोप होता ही है। अब जैसे कि यहाँ पर जब हम लोग करेंगे रसोई के लिए घर, तो रसोई घर ओके इस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पे के लिए तो हट गया ना, ऐसा यहाँ पे चीजें चलता है। ओके, अब आगे देखते हैं। समास प्रक्रिया के बीच विभक्तियों का लोप होता ही है। कभी कभी बीच में आने वाली अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा का विग्रह है, दही में डूबा हुआ बड़ा। आप देखिए दही में डूबा हुआ बड़ा, तो में डूबा हुआ यहां से हट जाएगा, क्या बन जाएगा? दही बड़ा। तो सोचिए कितना मतलब कि यहाँ पे आपको समझना होगा कि किसका लोप होगा, किसका कब लोप नहीं होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए कर्म तत्पुरुष। पहले कर्म तत्पुरुष दिया गया। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष होता है। उदाहरण क्या देखिए, ग्रामगत। ओके, ग्राम को गया हुआ, गृहगत गृह को आया हुआ, मरणासन मरण को पहुंचा हुआ, यश प्राप्त यश को प्राप्त। ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आता है करण तत्पुरुष, जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप हो। अब जहां पे करण कारक की विभक्ति का लोप हो वहां पर हम लोग करण तत्पुरुष कहते हैं। अब इसका भी उदाहरण दिया गया होगा। क्या क्या उदाहरण है? अकाल पीड़ित, तो हो जाएगा अकाल से पीड़ित। अगला दिया गया है अनुभव जन्य, तो अनुभव से जन्य। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। गुण युक्त, गुण से युक्त। इस प्रकार की चीजें आप लोगों के दी गई है। अब यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे के लिए का जो है लोप होता है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। यहाँ पे जो होता है वो के लिए का लोप होता है। जैसे कि आराम कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी होता, तो के लिए का लोप हो जाएगा आराम कुर्सी। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, तो क्रीड़ा क्षेत्र। गौ के लिए शाला, तो गौशाला। ओके, आगे देखिए अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष में किसका लोप होता है? तो अपदान तत्पुरुष में जो है वो से का लोप होता है। जैसे ऋण से मुक्त ऋण मुक्त, गुणों से हीन गुणहीन,
जन्म से अंधा जन्मांध। ओके, इस प्रकार की चीजें होती है। अब हम लोग बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की। तो संबंध तत्पुरुष में का के की का मेनली लोप होता है, जैसे कि अच्युतों का उद्धार अच्युतोद्धार। ओके, अमृत की धारा अमृत धारा, आज्ञा के अनुसार आज्ञा अनुसार। यदि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ कि कब किसका लोप होने पर कौन सा समास जो है वो मेनली बनता है, कौन सा तत्पुरुष समास बनता है। ओके, अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए अधिकरण तत्पुरुष में क्या किसका लोप होता है, में या पर का लोप होता है। तो जिसमें जो विभक्ति होती है उसमें उसी का लोप होता है। आगे देखिए दिया गया है नन तत्पुरुष। तो यहाँ पर जिसका लोप होता है वो अभाव। अब यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास दिया गया है। ओके, कर्मधारय समास में मेनली क्या होता है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कर्मधारय समास में मेनली पहला पद जो है, फिर एक पद हम लोग बोल सकते हैं कि उपमेय होता है और दूसरा पद जो है वो उपमान होता है। ओके, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैंने उल्टा कर दिया। पहला पद जो होता है एक पद उपमान होता है, दूसरा पद जो है उपमेय होता है। ओके, अब विशेषण विशेष्य कर्मधारय। तो देखिए समस्त पद अंधकूप, अंधा है जो कूप, का पुरुष, कायर है जो पुरुष, कुबुद्धि, बुद्धि है सॉरी बुरी है जो बुद्धि। ओके, कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसका विग्रह करते हैं। ओके, अब जैसे आपको दे दिया जाएगा नीला है जो गगन, तो नील गगन। ओके, पानी से चलने वाली चक्की, तो पंचक्की। ओके, आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे स्टूडेंट्स। मेनली आपको विग्रह दिया जाता है समस्त पद। तो मधुमक्खी, तो मधु का संचय करने वाली मक्खी, तो जो मधु का संचय करती है उसे हम लोग मधुमक्खी कहते हैं, ऐसे होता है। ओके, उपमेय उपमान कर्मधारय समास। देखिए यहाँ पे कमल के समान नयन, कमल नयन। आगे है कमल के समान कर, कर कमल। आगे है कुसुम का कोमल, कुसुम कोमल। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। ग्रंथ रूपी रत्न, ग्रंथ रत्न। ओके, आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर से जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया द्विगु समास, जहां समस्त पद में पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है, वहां द्विगु समास। अब आपको कभी कभी ये भी दिया जा सकता है कि आप लोग समास पहचानिए, तो समास कैसे पहचानेंगे, द्विगु होगा कि नहीं। द्विगु को पहचानेंगे कि पहला पद जो होगा ना वहां पर, या पूर्व पद हम लोग बोल सकते हैं, पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। जैसे चार आनों का समाहार, चवन्नी। ओके, चार पायों का समाहार, चार पाई। चार मासों का समाहार, इसका होगा चौमासा। ओके, नेक्स्ट है तीन रंगों का समाहार, तिरंगा। ओके, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पंचवटों का समाहार का क्या बोलेंगे हम लोग, और 7 दिनों का समाहार को हम लोग क्या बोलेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो है बहुव्रीहि समास, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। ध्यान दीजिएगा, जब पहले पद और दूसरे पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें तो हम लोग बोलेंगे कि वहां बहुव्रीहि समास है। जैसे एक दंत, अर्थात एक दांत वाला है जो गणेश। ओके, तो समझिएगा कि क्या होगा कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे। ओके, जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। ओके, चतुर्मुख, तो क्या होगा, चार है मुख जिसके ब्रह्मा। ओके, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, तो कौन हो जाएंगे, विष्णु जी। ओके, चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाणी, कृष्ण जी। ओके, तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब किसी की ओर संकेत किया जाए दो पदों को मिलाकर के, तो हम लोग उसमें बोलेंगे कि वहां बहुव्रीहि समास है। ओके, देखिए जैसे कनफटा, कान है फटा जिसका, फकीर। ओके, नेक्स्ट है कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला, राम। तो कमल जैसे नयन किसको कहे जाते हैं, राम को। गज जैसे आनन वाला, तो गज यानी हाथी जैसे सिर वाला, तो गजानन यानी गणेश जी। ओके, आगे गौ का पालन करने वाला, गोपाल। कौन होगा ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कृष्ण जी को। ओके, अब गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला कौन है, कृष्ण। ओके, नेक्स्ट पर्वतों का राजा, हिमालय, गिरीश। ओके, चंद्र के समास, मुख वाली, तो चंद्रमुखी। ओके, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, कृष्ण जी। ओके, तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चलती है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, या फिर नीला कंठ है जिसका। ओके, यह है शिव जी। ओके, पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में, पतझड़। ओके, इस प्रकार को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोग जितने यहाँ पे दिए गए सारे को प्रैक्टिस करके देखिएगा। डेफिनेशंस मैंने आपको बताएं वो पढ़िए, सुनिए, उसके एक बार खुद करके पढ़ के कोशिश कीजिएगा। ओके, उससे क्या होगा, आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में, एंड आप लोगों का कल जो एग्जामिनेशन होने वाला वो भी अच्छा जाएगा। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में अंतर। अब देखिए बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में क्या अंतर होता है ये आप लोग जान लीजिए। कर्मधारय में दूसरा पद जो
जो होता है वो प्रधान यानी विशेष्य होता है, और पहला पद जो है वो विशेषण के विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। ओके, अब देखिए कर्मधारय समास में जो दूसरा पद प्रधान होता है, ओके, उसे विशेष्य हम लोग कहते हैं, और पहला पद जो है वो उस विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। जो विशेष्य है उसके विशेषण का कार्य कौन करता है? पहला पद। ओके, उदाहरण दिया, महान है जो वीर, महावीर। ओके, यहाँ वीर जो है वो विशेष्य का विशेषण है। ओके, और यहाँ पर बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद को संकेत करते हैं। ये आप लोगों का अंतर आ सकता है। ओके, आपके एग्जामिनेशन में, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुव्रीहि समास में मेनली क्या होता है कि दो चीजें, दो पद मिलकर के तीसरी की ओर संकेत करते हैं। कर्मधारय समास में जो विशेषण विशेष्य का केस हो जाता है। ओके, अब जैसे महान है वीर, महान वीर है जो, ओके, तो महावीर कौन हो जाएंगे? अर्थात हनुमान। तो महान और वीर दोनों किधर संकेत करें? तो महावीर की ओर यानी हनुमान जी की ओर। ओके, कमल नयन, कमल जैसे नयन कर्मधारय, कमल जैसे नयनों वाला। अब समझिएगा अंतर, कमल जैसे नयन, तो कमल जैसे नयन हो गए कर्मधारय। ओके, क्योंकि कमल नयन। आगे कमल जैसे नयनों वाला, वाला शब्द आ गया यानी कृष्ण। अब यहाँ किसी और की ओर संकेत किया जा रहा है। ओके, जैसे नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ, इस प्रकार से शिव जी। ओके, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब इशारा हो, संकेत हो किसी और की तरफ, तो वहां पे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि और द्विगु में अंतर। अब देखिए अंतर को समझिए कि अंतर कहाँ होता है, क्योंकि अंतर नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि द्विगु में आप लोग लिख दिए बहुव्रीहि। ओके, तो ऐसा काम बिल्कुल ही मत कीजिएगा। जहां पहला पद दूसरे पद विशेष की विशेषता संख्या में बताता है, वहां द्विगु समास होता है। ध्यान दीजिएगा कि जहां पर दूसरा पद मेनली विशेष जो है वो विशेष की विशेषता बताने वाला, ओके, दूसरे पद का विशेषण पहला पद संख्या में बताए तो हम लोग उसे बोलेंगे कि वो द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, अनादि न आदि। ओके, तो यहाँ कर्मधारय है, नहीं आदि है जिसका अर्थात ईश्वर, बहुव्रीहि। आगे यहाँ पे देखिए, नामर अमर, ओके, नहीं मरता है जो अर्थात देवता, बहुव्रीहि। ओके, तो इस प्रकार की चीजें आपको समझना होगा कि बहुव्रीहि में मेनली दो पद मिलकर के किसी और के संकेत करते हैं, तीसरे पद की संकेत करते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद दूसरे पद यानी विशेष की विशेषता संख्या में बताए। ओके, तो हम लोग वहां बोलेंगे कि वहां पे द्विगु समास है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कम से कम 2-3 बार इस डेफिनेशंस को पढ़िएगा। मैं जो कह रहा हूं उसे सुनिएगा। जब तक आप अच्छे से सुनिएगा नहीं ना, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा समास, क्योंकि समास उन्हीं को समझ में आता है तो समझते हैं तो सुनते हैं। तो आप लोग दोनों चीजों को समझते भी जाइए, सुनते अच्छे से जाइए। अब आ गया द्वंद्व समास। अब द्वंद्व से क्या समझते हैं? लड़ाई। ओके, कहते हैं दो लोगों के बीच में द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है। जैसे अर्जुन और कर्ण के बीच में द्वंद्व हुआ। ओके, यानी क्या हुई? लड़ाई हुई। ओके, जिस समास पद में दोनों समान पद हो, दोनों पद समान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। ध्यान दीजिएगा कि जिस समास पद में दोनों पद जो है वो समान हो, समास नहीं समान हो। अब समान का अर्थ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो समान का अर्थ हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों पद जो प्रधान हो। जैसे अन्न जल, अन्न और जल हम लोग उसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपना पराया, अपना भी अच्छा होता है, पराया भी अच्छा होता है, यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। ओके, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। तो और वाले शब्द जैसे आपको दिखे, यहाँ पे मेनली द्वंद्व समास देखा जाता है। जैसे भाई और बहन, भाई बहन, यहाँ भाई बहन दोनों क्या प्रधान है। ओके, प्रधान का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी गौण नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए मध्य स्थित जो और होता है उसका लोप हो जाता है, और उदाहरण मैंने आपको बता दिए, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, देश विदेश, देश और विदेश, नर नारी, नर और नारी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भला बुरा, भला और बुरा। ओके, अब हम लोग लास्ट समास में आ गए हैं जो कि है अव्ययी भाव समास। ओके, एंड ये समास थोड़ा इंपॉर्टेंट समास हो जाता है, ज्यादातर क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो समझते रहिएगा क्या है। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। ओके, तो पहले आप लोग अव्यय को समझिएगा कि अव्यय क्या होता है। अब देखिए, अव्यय में मिलकर क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। अब देखिए, अव्यय से बना हुआ शब्द जो होता है या फिर समास जो होता है उसे इधर लोग यूज करेंगे तो वो भी अव्यय की भांति, अव्यय के जैसा ही काम करेगा। जैसे प्रतिदिन, प्रति जो दिन, प्रतिदिन। ओके, यहाँ प्रति एक अव्यय है, प्रतिदिन समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। ओके, अब आगे देखिए, आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, तो जीवन भर।
ओके, आमरण मरण तक, आ समुद्र समुद्र तक, गली गली प्रत्येक गली, गांव गांव प्रत्येक गांव, घर घर प्रत्येक घर, ओके, दिनों दिन दिन ही दिन में, आगे निडर डर रहित। तो ऐसी जो चीजें होती है इसमें आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव। अब लास्ट टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है संधि और समास में अंतर। तो संधि और समास में मुख्य रूप का अंतर ये हो जाता है ना कि संधि दो वर्णों में होती है, ओके, जबकि समास दो या दो से अधिक शब्दों में होती है, ओके। तो संधि और समास को आप लोग समझिएगा कि जो संधि होता है ना वो दो वर्णों के बीच में होता है और जो समास होता है वो दो शब्दों, दो से अधिक शब्दों के बीच में होता है, ओके। और जब हम लोग संधि शब्दों को तोड़ते हैं हम लोग संधि विच्छेद करते हैं और समस्त पद को तोड़ने को हम लोग विग्रह करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा क्या अंतर है। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ अभ्यास भी दे देता हूँ। जैसे देखिए समास किसे कहते हैं, संधि और समास का अंतर यहीं पे दिया गया है, ओके। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और मेनली जो भी समास है तत्पुरुष से उसका आप लोग डेफिनेशन कर लीजिएगा। इन सारों का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ओके, इन सारे का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सीबीएसई में आ चुका है ये सारे क्वेश्चंस, तो कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ और यदि आप और चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग सिर्फ एक्सरसाइजेस को ही देख लेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप समास को अच्छे से समझ चुके हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में 5 लिख करके बताइएगा, ओके। जो समास को पूरे अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद समझ चुके हैं वो नीचे 5 लिख करके बताइएगा, ताकि मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन वीडियो को लास्ट तक देखे हैं एंड किन्हें किन्हें समास समझ में आ गया है, ओके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आगे और भी व्याकरण वाले पार्ट्स आने वाले हैं तो आप लोग उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।